हेलो गाइस, वेलकम टू CUT UG पॉलिटिकल साइंस क्लास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दो बुक्स जो 12th स्टैंडर्ड के हैं NCERT के, एक है इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरा है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये दोनों बुक्स को हम कंप्लीट किए हैं। तो टोटली 15 चैप्टर्स हैं इसमें। आप वो क्लासेस को हमारे शाहीन डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं और शाहीन ऑनलाइन ऐप में भी आप जाके देख सकते हैं। चलो, आज के क्लास में हम थोड़े ये जो लास्ट क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आप यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्लास के वक्त में मैं आपको बताया हूँ कि सवालात क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकते हैं। वो ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड हो, वो कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा बना था, UN हो, या वो यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है। तो इस ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये USSR रिलेटेड एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का एक सवाल आया है इसमें। तो सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन और रशियन रेवोल्यूशन और वार्सा पैक्ट। तो ये चार चीज़ों, यहाँ पर 5 चीज़ें दी गई हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपको पहली चीज़ याद रहना चाहिए कि रशियन रेवोल्यूशन सबसे पहला हुआ था 1917। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में, 18th सेंचुरी में हो गया वो। और ये 20th सेंचुरी में होता है 1917 में। तो रशियन रेवोल्यूशन पहले आप याद रख लीजिए। तो पहला ऑप्शन डी होगा। तो सेकेंड और फोर्थ, ये दो फोर्थ ऑप्शन, ये दोनों में ही हमको सेलेक्ट करना है। 1 और 3 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ से रेस से हटा देंगे उसे। नेक्स्ट आंसर उसका ये क्या है, इसमें फाइनल कौन सा हुआ? फाइनल अगर इसमें देखेंगे तो सी होता है, फाइनल डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। वही फाइनल ये है ना, कंक्लूजन। तो ख़त्म होता है सोवियत यूनियन और कोल्ड वार भी ख़त्म हो जाती है। तो डी और सी, देखिए शुरुआत इसका डी है और आखिर में सी है, तो यही ऑप्शन है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसके बाद ये वार्सा पैक्ट आप देख सकते हैं 1955 में हुआ था वार्सा पैक्ट। देन फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ओके, 1989। और ऐसा ही आपका सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, अगर इसका टाइम देखेंगे तो 1979 टू 89 ये बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें हम सही आंसर में आने के लिए शुरू का जो पहला हिस्ट्री में जो पहला हुआ था और आखिर में हुआ था, ये दोनों को रख के हम इसमें सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो पहला जो हुआ था वो रशियन रेवोल्यूशन है, डी, और आखिर में जो हुआ था वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन है, तो सी ऑप्शन। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने का क्या वजह है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगेन यहाँ पर देखें 5 चीज़ें बोली गई है और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, गल्फ वॉर है, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने से, बिखरने के बाद इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो पहली चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दिखती है कि ई ऑप्शन, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। ठीक है, एक US और USSR 2 ब्लॉक्स होते थे, अब वो नहीं रहे। तो ई ऑप्शन जहाँ पर है वो सही होगा। और ई में अगर हम देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में ई है। अब हमको चूज करना है सेकेंड और फोर्थ में। बी देखेंगे, एंड ऑफ कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन। ऑफकोर्स सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो कोल्ड वार का जो कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई। ठीक है, तो वो भी सही है। तो बी और ई भी आएगा। और सी देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ऑफकोर्स वो USSR से जो भी रिपब्लिक्स जो बाहर आए थे वो सब क्या कर लिए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स करके बना लिए। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो आपको आंसर करने में पहले ऐसा देखना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो बहुत क्या है, क्लियरली दिखता है। तो मैं आपको इसके आंसर्स बताते रहे, साथ में कैसा इसको क्वेश्चंस को हैंडल करना है एग्जाम में, इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ओपनली अगर ये सवाल, अगर आपको इवन आंसर्स आपको डाउटफुल है तो भी आपको पहले जाना है 1 by 1 सब ऑप्शंस में। ऐसे जब करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो करके जब दे देते हैं ऐसे सवाल में, सबसे ओपन क्लियर जो सही मालूम होता है, 100% यू आर श्योर, तो वहाँ से आपको शुरू करना है। और जो और एक चीज़ जो यही नहीं हो सकता करके आपको मालूम होता है ना, वो ऑप्शंस भी आप याद रखेंगे तो उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम।
ठीक है। तो अब इसके लिए फोर्थ ऑप्शन सही है कि इसमें एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, ये तीन चीजें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हम बोल सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स। देखिए कि सवाल कैसा आना शुरू हो गया, इट इज नॉट अबाउट ट्रू, ठीक है। आप लोग ये जाने 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आप लोग ऐसे सवालात आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये यूपीएससी में ऐसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नौकरी देने के लिए जैसे सवालात पूछे जाते हैं, ऐसे सवालात यहाँ पर पूछे गए हैं। दिस इज नॉट आस्किंग अबाउट ट्रू, ट्रू सही क्या है पूछ रहा नहीं है, बल्कि गलत क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो गलत अब देखेंगे, तो अब मैं आता हूँ फोर्थ ऑप्शन से आएंगे। इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989, सही है ये। बर्लिन वॉल जो जर्मनी में बर्लिन में बनाया गया था, उसे तोड़ने में कोई आर्मी वगैरह नहीं आई, बल्कि कॉमन लोग ही उसे तोड़े थे, तो ये सही है, तो 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी, ये भी सही है कि बर्लिन वॉल गिरने के बाद ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जम गया, तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। और सेकेंड स्टेटमेंट इज सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, ये भी सही है कि ये दोनों क्या हो गए, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में एक डिवीजन को दिखाते थे, बिकॉज ईस्ट जर्मनी बेसिकली कम्युनिस्ट था और वेस्ट जर्मनी बेसिकली कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो ऐसा था। और फाइनली इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये नहीं था, कोल्ड वॉर से पहले ये बन चुका था, तो बेसिकली पहला ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि बर्लिन वॉल के रिलेटेड कौन सी चीज़ गलत है, तो मैं जाऊंगा ए ऑप्शन 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन में, हम देखेंगे कि इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ऑपरेशंस के रिलेटेड बोला गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है। इसका हमको आंसर यहाँ पर ईयर दिया गया है। देखिए जैसा मैंने बोला, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको सवाल आ सकता है, ईयर्स को आपको याद रखना पड़ेगा और कौन से देशों में अटैक हुआ ये भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑपरेशंस को बेसिकली ईयर्स के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये डेजर्ट स्टॉर्म जो था यूएस ने किया जब उसके केन्या और टैंजानिया में अटैक हो गया उसके एम्बेसीज के ऊपर, तो बेसिकली सूडान में और अफगानिस्तान में इन्होंने अटैक किया था ये, ठीक है। अब ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच बेसिकली ये था आपका इसमें अटैक करने का। देखिए एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान का है और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है इराक वॉर है, और ये जो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जब 2001 में जब ट्विन टावर्स को अटैक कर दिया गया था ना, तो उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम है इनफाइनाइट रीच। तो हम इसमें जाएंगे, देखिए डेजर्ट स्टॉर्म, इसमें अगर इराकी फ्रीडम, ये इराक वार 2003 में हुआ था तो D3 हो गया, ओके। एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान का, बेसिकली अफगानिस्तान में तालिबान जो उनका जो सख्ती थी वहाँ पर वुमेन के ऊपर, तो उसके लिए उससे फ्रीडम देने का ऐसा एक इमेज बना के ही बेसिकली पावर्स ने बेसिकली यूएस ने वहाँ पर इन्वेट किया था। एंड्यूरिंग फ्रीडम ये हो गया 2001 में। 2001 के बाद अफगानिस्तान को अटैक कर इन्वेट करने के बाद ही इराक को इन्वेट किया गया, ठीक है। तो C4D3 हो गया। इनफाइनाइट रीच जो मैं आपको बता रहा था ये चला आपका 1998 में, ठीक है, इराक इसमें, और फाइनली डेजर्ट स्टॉर्म जो हो गया ये उससे भी पहले, ठीक है, ये थे आपका 1990। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, देखिए C4 और D3, C4 और D3, तो ये ऑप्शन सही है आपका C4 और D3, ठीक है। ए ऑप्शन जो है डेजर्ट स्टॉर्म का 1990 आएगा और इनफाइनाइट रीच का 1998, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। इवन अगर आपके 4 में से अगर 2 भी आप जानते हैं तो आप सही आंसर में आ सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ हुआ था, कौन से कंट्री के रिलेटेड था, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the general secretary of the Communist Party of Soviet Union in 1985? ये तो बहुत इजी सवाल है। 1985 में सोवियत यूनियन का कौन था वो जनरल सेक्रेटरी? इसका आंसर है मिखाइल गॉर्बेचोव, तो जिन्होंने वो ये चेंजेस लाने की कोशिश की थी, तो ये सही ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। अगेन सीक्वेंस का सवाल आ रहा है। जैसा मैं आपको क्लासेस में बोल रहा था, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे सवाल सीक्वेंस रिलेटेड हैं। तो इसमें आप देखें सीक्वेंस में कौन सी चीज़ें आई थी इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड। सेकेंड पेपर से ही ये सवालात वगैरह हम देख रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आसियान, ये कब हुआ था? आसियान 1967 में हुआ था आसियान। चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत कब हुआ था? 1950-51 में हुआ था। ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना 1980s में। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में। यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टैब्लिश 1992 में। तो इसे हम रख के सही बोल सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें अगर देखेंगे तो फर्स्ट जो हुई थी वो था एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945। दूसरा सब उसके बाद ही है। तो डी ऑप्शन पहले आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हम ले सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड को हम नेग्लेक्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? इस 45 के बाद 1950 में तिब्बत को चाइना टेक ओवर करता है। तो डी के बाद बी है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद ये आएगा आसियान का एस्टैब्लिशमेंट 1967 में होता है और ओपन डोर पॉलिसी जो चाइना आंखों पे ये करता है 1985 में, और फाइनली यूरोपियन यूनियन 1992 में एस्टैब्लिश होता है। तो ये था ये आंसर। तो आपको इजी हो गया ये समझने में। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या था? टू इंट्रोड्यूस अ मार्केट इकोनॉमी इन 1970s चाइना डिड नॉट अडॉप्ट क्या? तो चाइना में 1970s में मार्केट इकोनॉमी को बनाने के लिए कौन सी चीज़ को नहीं अडॉप्ट किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डिड नॉट अडॉप्ट पूछ रहा है। ओपन डोर पॉलिसी तो उसने अडॉप्ट किया था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री स्लोली वो लेके आया था, सही। वहाँ पर भी एग्रीकल्चर को भी प्राइवेटाइज किया, इंडस्ट्री को भी प्राइवेटाइज किया चाइना ने। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी उसने किया था। लेकिन एक चीज़ जो नहीं किया था चाइना ने, वो था यूएसएसआर का मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या था? कि अचानक अपसाइड डाउन कर देने का। जो भी कैपिटलिस्ट जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, सोशलिस्ट सिस्टम था, पब्लिक सेक्टर को टोटली प्राइवेट सेक्टर में जब बना दिया गया है एक ही साथ, तो उसे शॉक थेरेपी कहते हैं, जो यूएसएसआर में किया गया। इसीलिए यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने में सबसे बड़ा रीज़न वो कहा जाता है शॉक थेरेपी। और उसका इकोनॉमी भी टूट गए, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो गए यूएसएसआर में। जो चाइना ने नहीं किया वो था शॉक थेरेपी को नहीं इस्तेमाल किया। तो सही ऑप्शन है 4। ठीक है, डी ऑप्शन 4 सही आंसर। नेक्स्ट हम जाएंगे, मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जो यूरोप के कंट्रीज को डेवलप करने के लिए यूएस ने एड दिया था, तो इसे हम मार्शल प्लान कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो अमेरिकाज मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप, तो ये इसका आंसर है मार्शल प्लान। आप याद रख लीजिए, ये नाम याद रख लें, मार्शल। ठीक है, सी, ये 3 ऑप्शन है सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ OECD क्या है? व्हाट इज OECD? एक्सपोर्ट कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन तो सेम है, एनर्जी कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यूरोप कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सही आंसर इसका आप जानते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ये है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आसियान कब एस्टैब्लिश हुआ था? ऑलरेडी मैं ये सवाल का आंसर दे चुका हूं मैं आपको। 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था आसियान। ठीक है, आसियान इज अ वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, इसका ईयर आप याद रखना जरूरी है। ऐसा ही यूरोपियन यूनियन इज आल्सो ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, वो 1992 में एस्टैब्लिश होता है। तो आसियान का ईयर आप याद रखें। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इशू बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में मेजर इशू क्या है? टेररिज्म है, रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, इन्फिल्ट्रेशन है, क्या है? अगर हम देखेंगे आज के बहस में तो नो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह भी बात की जाती है, लेकिन कंट्री टू कंट्री ये बात नहीं हो रही है। ठीक है, इंडिया में हो रहा है, इसका चर्चा हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियाँ वगैरह, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के साथ जब बात होती है इंडिया और बांग्लादेश की, तो वो रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, ये सही आंसर है इसका, यह है टीस्टा वाटर का जो रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसका आंसर है 2। ठीक है, B2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल गो टू 12th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 1989 का इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका से बाहर आया था, ओके, क्यों आया था वो? ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन है, ABCD, पूरे 5 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से सेलेक्ट करना है आपको। इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका, ये गलत है, बिकॉज श्रीलंका के साथ अकॉर्ड साइन करने के बाद ही इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया था, तो ए नहीं आ सकता। तो आप देखेंगे
कि 1, 2 और 3 तीनों में ए है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आपको मालूम है कि साइन अकॉर्ड साइन करने के बाद ही इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका गई थी, तो आप इजीली इस पे आंसर में आ जा सकते हैं। सही आंसर है 4BDE ओनली, ठीक है। इंडियन आर्मी गॉट इनटू फाइट विथ LTT, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू एस्टेब्लिश रिलेशंस बिटवीन श्रीलंका एंड गवर्नमेंट एंड तमिल्स, लेकिन सवाल क्या है कि क्यों बाहर आ गई, ठीक है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बाहर क्यों आ गई, उसका वजह क्या है पूछा जा रहा है। तो ये आके सी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इंडियन ट्रूप्स वाज नॉट लाइक्ड बाय श्रीलंकन्स, ये भी नहीं है, ठीक, ये सही है, ठीक है। और ई तमिल, ये जो है श्रीलंकन तमिल्स बेसिकली दे सॉ दिस एज एन इंटरफेरेंस, तो इसका सही ऑप्शन मैं जैसा आपको बोला ए छोड़ के दूसरा, तो BDE ओनली सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो आपको याद रखें कि 1985 में अकॉर्ड साइन होता है, 1987 में पीस कीपिंग फोर्स जाती है, 1989 में बाहर आ जाती है। तो ये अकॉर्ड साइन होना, और अकॉर्ड में ही बोला गया था कि पीस कीपिंग फोर्स जाएगी, ठीक है। तो ये इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका गलत आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में 3 में ये दिया है, इसे सब हटा दीजिए, तो 4th ऑप्शन सही है, B, D and E। Next question, 13th question. The Indian peacekeeping force was sent to Sri Lanka in which year? 1985, 87, 88, 89. वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन है। 1985 में अकॉर्ड साइन होता है, लेकिन पीस कीपिंग फोर्स जाती है 1987 में और वापस आती है 1989 में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखें। तो इसका कब बाहर आ गई, कब भेजा गया पूछा जा रहा है, तो बेसिकली 1987 में भेजा गया। अकॉर्ड कब साइन होता है, 1985 में। कब वापस बुलाया गया, 1989 में। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखें। देखिए सवालात ऐसा ही आ रहे हैं, तो ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस UT UG पॉलिटिकल साइंस क्लास, देखो द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे 14 क्वेश्चन में, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल इन 2006 क्या था। 2006 तक का क्वेश्चन, ये जो है नेपाल की गवर्नमेंट कैसी थी। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक थी, कम्युनिस्ट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जाहिर सी बात है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर इसका यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रहा, ठीक है, रिपब्लिक हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट, इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ओवर स्ट्रैटेजिक इश्यूज लाइक import natural gas from Afghanistan, role of non-regional powers in South Asia, India's demand for permanent seat in Security Council और कंट्रोल ऑफ दी सियाचिन ग्लेशियर। इसमें जो नहीं आ सकता, इसमें कोई एक चीज़ चूज करना है आपको। सियाचिन का ग्लेशियर कंट्रोल में तो बेसिकली चाइना से पकड़ के बैठा है, ठीक है। ओके, रोल ऑफ नॉन रीजनल पावर्स इन साउथ एशिया भी नहीं आ सकता। नॉन रीजनल, पाकिस्तान इज अ रीजनल ये पावर है, तो 2nd और 4 नहीं आ सकता। अब है 1st और 3rd के बीच में कोई एक सही होगा, ठीक है। इंडियाज डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसे खिलाफ करने का काम भी बेसिकली कौन कर रही है, पाकिस्तान कर रही है। और इंपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम अफगानिस्तान, ये भी वहाँ से अफगानिस्तान को आना है तो पाकिस्तान के जरिए ही आना है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कनेक्शन होता है अफगानिस्तान के साथ, तो वहाँ से ही आना है। लेकिन ये जो डिमांड है इंडिया की परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल, इससे सबसे बड़ा जो खिलाफ कर रहा है वो चाइना कर रहा है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इसका सही आंसर 1 के साथ जाऊंगा। इंपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम अफगानिस्तान हम लाने में ये बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। देखिए 4 में से कोई एक ही सही है, ओके, 3 गलत है। तो जाएंगे 4th, देखिए जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, सही बात है। आपका ये WTO ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑर्गेनाइजेशन, उसका पुराना नाम जो था वो था जनरल गैट करके, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यही सक्सीड हुआ। जैसा कि लीग ऑफ नेशंस के बाद आपका यूनाइटेड नेशंस आता है, ऐसा ही एक गैट के बाद ही WTO आया, तो ये सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो पूछ रहा है, तो 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दूसरे 3 गलत है।
अब देखिए कब एस्टैब्लिश हुआ था, अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट अगर हम देखेंगे तो 1995 में होता है। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय 5 डोमिनेंट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है, सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि इकोनॉमीज के फेवर में चले जाती, ग्लोबल नॉर्थ के ओके डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में वो ये हो जाते हैं डिसीजन से, लेकिन सब लोग मिलके वहाँ डिसीजन लेते हैं। फॉर्मुलेट्स रूल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये भी गलत है, बिकॉज नेशनल ट्रेड में ये कुछ नहीं करता, WTO बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये करता है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट जो है 4 इससे सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इज 4। बचत के ये जो 1 2 3 तीनों में भी गलतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ ये दे दिया गया है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एटम्स फॉर पीस, रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, चौथा है एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स, और इस तरफ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दे दिया गया है WTO, ECO, SOC, इंटरनेशनल NGO, IAEA। तो इसमें इजीली आप ये क्या कर सकते हैं, एटम्स फॉर पीस ये जो था इसी के ऊपर, ये बुनियाद पर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो बनी थी वो एटम्स फॉर पीस के साथ ही बना था, ठीक है। एटम्स AIA आता है, देखिए तो A4 है, तो इसमें हम देखेंगे A4 देखेंगे तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में A को 4 दिया गया है, तो हम 1 और 4 को हटा देंगे, A और 4 के बीच में देखेंगे। रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड जो है अभी मैंने बताया था WTO के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, तो B1 हो गया, तो A4 और B1, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, A4 B1। और सी ऑप्शन देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, ये इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन ECO SOC वो काउंसिल है, ठीक है, वो इजीली आप मैच कर सकते हैं। और चौथा है एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स, ये जो है हमारा इंटरनेशनल NGO है, ठीक है, तो इससे आप इजीली कम कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम 18th क्वेश्चन, वीटो पावर क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब वीटो को हम कैसा कर सकते हैं। तो स्पेशल पावर एंजॉयड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सही है क्या, गलत है, ठीक है। 15 लोग रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर्स है, सिर्फ उन लोगों के पास क्या है, वीटो पावर है, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड नेटिव वोट विच मीन्स आई फॉरबिड, ये सही है। तीसरा और चौथा भी देख लेंगे, मॉनिटरी बेनिफिट्स गिवन टू द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNO, ऐसा कुछ मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है उनको, तो थर्ड गलत है, 1 भी गलत है, तो थर्ड भी गलत है। और फोर्थ देखेंगे स्पेशल पावर एंजॉयड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सेक्रेटरी जनरल रिलेटेड सब ये नहीं है, ये बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल का ही है। तो बेसिकली वीटो पावर जो है आई फॉरबिड का माना आता है उसका, तो रोक देना, जो डिसीजन होता है सिक्योरिटी काउंसिल का उसे रोक देना, इसे वीटो पावर कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, तो B2 ये सही आंसर है। 19th क्वेश्चन हम जाएंगे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का। अभी लेटेस्ट हम देखे थे लास्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, हम कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ग्लोबलाइजेशन देखे थे, आपको पता होगा कि इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो याद रखें, दूसरा है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इट इज़ नॉट आस्किंग अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब हमको देखना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। Excuse me. It erodes the ability of the government. Welfare state will be strengthened. Minimalist state, capitalist policies. कौन सी चीज इसमें गलत दिख रही है? पहली चीज देखिए, ये एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट को एरोड करती है, सही है, सही है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथन, ऐसा तो नहीं है। वेलफेयर स्टेट क्या हो जाता है, मिनिमल स्टेट में हो जा रहा है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। पहले वेलफेयर स्टेट आने से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पोलिस स्टेट था, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद वही वेलफेयर स्टेट मिनिमल स्टेट में बदल जा रहा है। तो वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, सेकेंड है। थर्ड और फोर्थ भी देख लेंगे, मिनिमल स्टेट ये भी सही है। और ग्लोबलाइजेशन में जब कनेक्शन होता है, फ्री ट्रेड इकोनॉमी होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सब होने से बेसिकली कैपिटलिस्ट पॉलिसीज भी है। तो इसमें अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन से वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथन जो है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो B2 इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल होमोजिनेशन,
बिकॉज कल्चरल होमोजिनेशन होता है ग्लोबलाइजेशन से, क्या वजह है इसकी, और यहाँ पर ये एक आंसर चूज करना नहीं है आपको, 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से 2-2 यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर सही है, यूनिफॉर्म कल्चर एक आ रहा है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एनलार्ज आवर चॉइसेस, देखिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एनलार्ज आवर चॉइसेस सही है, लेकिन सवाल क्या है, कल्चरल होमोजिनेशन का रीजन क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए बी को हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होने से आपको कल्चरली आपको नॉर्मली जो इंडियन फूड भी मिलता है, वेस्टर्न फूड भी मिल जाता है, तो वो हम यहाँ पर हेटेरोजिनिटी के अंदर आएगा, वो यहाँ पर सवाल जो है कल्चरल होमोजिनेशन के बारे में है, तो इसलिए वी विल नॉट गो विद द बी, तो ए में जाएंगे। इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है, ये सॉफ्ट पावर है वेस्टर्न कल्चर यूएस का जो दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ए एंड सी आई विल गो विथ ए एंड सी। डी देखिए मॉडिफाई द कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशन, ये आके जो लोग फेवर में बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन में उनकी बात है ये राय, ओके। बी और डी उनकी राय है, लेकिन सवाल यहाँ पर कल्चरल होमोजिनेशन के बारे में है, तो ए एंड सी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर। लास्टली विद दिस विल कंप्लीट टुडेज डिस्कशन। अभी हमारे पास सवालात हैं, इसमें अगेन 20 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट, ठीक है। 21st क्वेश्चन, choose the option that correctly represents political consequences of globalization। ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पर हम देखेंगे कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको बोलना है। लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेस, ग्लोबलाइजेशन से लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेस होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं दिखता, ओके, इट इज नो। स्टेट विड्रॉ फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन, सही है, इसीलिए उसे मिनिमली स्टेट कहते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन इंक्रीजेस, ऐसा तो नहीं है, ओके। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डिक्लाइंस, नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बढ़ा है, तो बेसिकली इसमें सही आंसर हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट द स्टेट विड्रू फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन। टू, सेकेंड ऑप्शन B2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आंसर्स, और ये कैसा यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ईयर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैं आपको समझाया हूँ कि कैसा आपको आंसर करना है। होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।